एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को इन डिटेल। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि केमिकल चेंजेस आखिरकार क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस भी पढ़ाए थे और हमारे पास जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। अब दोनों ही हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने वो वीडियो स्किप कर दी होगी, तो वापस से मैं बता देती हूँ। देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, नया सब्सटेंस यहाँ पर बनता है इन अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर केमिकल चेंज जहां पर भी अकर कर रहा है ना, नया सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। नाउ व्हाट इज दिस केमिकल रिएक्शन? सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर कुछ सब्सटेंसेस में चेंजेस अकर करते हैं। ठीक है, जिनमें चेंजेस अकर कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जब उनमें वो चेंजेस हो जाते हैं, नया सब्सटेंस बन जाता है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया केमिकल रिएक्शन। और ये जो नया प्रोडक्ट बना था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। नए सब्सटेंस को प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances, the products, which means एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कुछ चेंजेस अकर करेंगे। ठीक है, अब उन चेंजेस जब वो हो गए, मतलब जब हमारे चेंजेस हो गए, तो उस केस में एक या फिर दो सब्सटेंस में भी चेंजेस हो सकते हैं, या फिर हमारे पास तीन सब्सटेंसेस में भी चेंज हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक, दो या तीन हमारे पास रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट भी एक, दो या फिर तीन हमारे पास बन सकते हैं। समझ में आ गया? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमोनिया है। ठीक है, इसने HCl के साथ रिएक्ट करा, क्या बना दिया? NH4Cl बना दिया। समझ में आया? तो यहां पर देखो, दो मेरे पास क्या थे? दो रिएक्टेंट्स थे और एक क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है। तो कितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। नाउ कैटेगराइज आगे आने वाली वीडियोस में हम करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं केमिकल रिएक्शंस, वो क्या है, वी विल स्टडी इन डिटेल। ठीक है, अब देखो, केमिकल रिएक्शन तो हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन अकर करी है? तो चार ऑब्जर्वेशंस हैं, वैसे एक्चुअल में 5 है, एक और लिख लो यहां पर, विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन अकर करी है। जैसे अमोनिया अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, NH4Cl बना रहा है। ये दोनों ही गैसेस हैं और ये एक सॉलिड होता है। तो गैसेस थी पहले और फिर सॉलिड स्टेट हो गया, तो स्टेट चेंज हुई। सो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है, हमें पता चल गया। चेंज इन कलर, देखो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जैसे ही आयरन को डालोगे ना, सो आयरन क्या करता है? आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो फेरस सल्फेट बनता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। और यहां पर देखो, इसका कलर क्या था? ब्लू। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। इसका कलर है ग्रीन, विच मीन्स यहां पर कलर चेंज अकर कर गया। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यहां पर देखो रिएक्शन होगी, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहां पर इवॉल्व होती है। तो गैस इवॉल्व होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर एक रिएक्शन हो रखी है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रखी है। देन चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर राइज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। जब राइज कर रहा है सो विच मीन्स वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब डिक्रीज कर रहा है विच मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी या फिर जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है इसमें, और यहां पर एनर्जी का एग्जिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहां पर प्रेसिपिटेट हम समझते हैं क्या होता है? एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो आफ्टर द रिएक्शन बन जाता है। और ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये जिस भी बीकर में रिएक्शन हो रही है उसके बॉटम पे जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है विच मीन्स तभी भी हमें पता चल जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन अकर कर रखी है। ठीक है, यहां पर देखो एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जब इसको पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, प्लस यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है।
ठीक है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है विच मीन्स टेम्परेचर राइज करेगा और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। समझ में आ गया? चलो अब यहां पर हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्निंग हमें पता है हमेशा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बना देता है एंड डार्जलिंग व्हाइट कलर की हमें फ्लेम भी यहाँ पर देखने को मिलती है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सो यहाँ पर भी हम 2 एज अ कोएफिशिएंट लिख देंगे। 2 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, सो यहाँ पर भी मैं 2 लिख दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना तो उससे पहले उसको क्लीन भी करते हैं। क्लीन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑलरेडी मैग्नीशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है, वो पहले से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना के बैठा होगा। तो ये लेयर बनी हुई है, इसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर की हेल्प से पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, सॉरी रब करते हैं। ठीक है, बर्न तो बाद में करेंगे, पहले रब करेंगे। समझ में आ गया? रब क्यों कर रहे हैं? इस लेयर को निकालने के लिए। और किससे रब कर रहे हैं? सैंड पेपर की हेल्प से रब कर रहे हैं। फिर उसके बाद व्हाइट कलर का पाउडर किसका बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और डार्जलिंग व्हाइट कलर की यहाँ पर हमें फ्लेम भी देखने को मिलती है। तो ये रहा डायग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख देते हैं तो वहां पर हमें कुछ चीजें समझनी होती हैं। ठीक है, इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है जो कि ये है एरो के इस साइड वाली। ठीक है, और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं थोड़ा बहुत वैसे ही, बट वहां पर इक्वल्स टू का साइन आता है, यहाँ पर एरो है। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि इनसे ये चीज बन चुकी है, अब इससे आप वापस से ये ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो जो भी LHS में लिखते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्टेंट्स का ही दूसरा नाम सबस्ट्रेट्स भी है। ये MCQ में पूछ लिया जा सकता है, मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद जो RHS में लिखते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये आफ्टर द रिएक्शन बन रहे हैं। ये अभी चीज हमने अच्छे से देख ली है। ये है इनके केमिकल फॉर्मूलाज जो हमने लिखे हैं, जैसे H2O, O2, H2, ये केमिकल फॉर्मूलाज हैं। जब हम बैलेंसिंग करते हैं ना तो आगे से हम इन टर्म्स को लिखते हैं, जैसे ये है, ये है, इनको क्या कहते हैं? इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और जो बेस में लिखा है ना, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2, इनको क्या कहते हैं? इनको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। देखो ये रहा, आप कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उसके केमिकल फॉर्मूला में है, और आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, बट आप क्या कर सकते हो? आप जो आगे कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हो टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। इज दिस थिंग क्लियर? तो ये चीज हमें यहां पर से सीखनी थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं कुछ और भी टर्म्स हमें देखने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब होता है गैसियस स्टेट। यहाँ पर आ जाओ, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, ऑब्वियसली S फॉर सॉलिड। ये क्या बता रहा है? ये उनकी फिजिकल स्टेट डिनोट कर रहा है कि वो लिक्विड हैं, गैस हैं या फिर क्या है। ठीक है, इसके अलावा AQ लिखा है तो उसका मतलब एक्वस होता है। एक्वस का मतलब है सॉल्यूबल इन वाटर। जैसे आपने कोई भी चीज ले रखी है, जैसे सॉल्ट लिया है NaCl, जब आप सॉल्ट को पानी में डाल दोगे ना तो आप लिखोगे तो NaCl ही, बट ब्रैकेट में AQ लिखोगे। इसका मतलब है कि ये आपने पानी में डिसॉल्व करा रखा है। ठीक है, ट्रायंगल जहां पर भी आता है उसका मतलब हीट होता है। जैसे रिएक्शन के ऊपर मैंने ट्रायंगल लिखा है तो वो हीट है, और जो एरो है ना उसके ऊपर मैं कुछ भी अगर लिख रही हूं तो वो रिएक्शन कंडीशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बता रहा है कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है। जैसे इसका मतलब है कि रिएक्शन तब हो रही है जब हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यील्ड है एरो का। ठीक है, अगर ऊपर से कुछ भी लिखा है, जैसे एरो के ऊपर मैंने निकल लिख दिया, ठीक है, प्लैटिनम लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि ये जो सब्सटेंस मैंने लिखा है ना, ये एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं। और कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद प्लस का मतलब तो पता ही है कि ये कंबाइन हो रहे होंगे, जुड़ रहे हैं। उसके बाद
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर से कि हमें फिजिकल स्टेट डिनोट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे कंपलसरी नहीं है, बट हम क्यों फिजिकल स्टेट्स भी डिनोट करते हैं, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, टू मेक एनी इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पर सिर्फ H2O लिख दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आइस की बात कर रही हूँ, स्टीम की बात कर रही हूँ, या फिर सिर्फ वाटर की बात कर रही हूँ। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो जब हमने ये फिजिकल स्टेट डिनोट कर दी तो जो एक्चुअल कंडीशन है वो हमें पता चल गई ना। तो रिएक्शन कंडीशन एक हमें यहाँ पर पता चली, और यहाँ पर हमें ये भी पता चला मतलब इस रिएक्शन के बारे में और इंफॉर्मेशन मिली कि क्या ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब हमारे पास सिर्फ पानी है या नहीं। तो सिर्फ पानी के केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, स्टीम के साथ ही ये रिएक्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन कब बैलेंस्ड कहलाएगी, वो तब बैलेंस्ड कहलाएगी जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे हर एक एलिमेंट के, वो दोनों साइड सेम आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, जैसे यहां पर देखो एक जिंक है, एक जिंक है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहां पर भी 2 एटम्स है, बैलेंस्ड। एक सल्फर है, एक सल्फर, बैलेंस्ड। 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। विच मींस ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं हम उस रिएक्शन को या फिर उस इक्वेशन को। ठीक है, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं ये सेम क्यों होने चाहिए, टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या स्टेट करता है कि हमारे पास जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तभी जाके जो टोटल मास है वो भी दोनों ही साइड सेम होगा और तभी जाके मास कंजर्व्ड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग के सीख लेते हैं। जैसे अभी ये रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही थी, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये जो इक्वेशन है ये ही कहलाएगी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को मुझे बैलेंस्ड में चेंज करना है, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे। हम देखते हैं हर एक एलिमेंट को कि उसके कितने एटम्स हैं। जैसे आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे कोएफिशिएंट में 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे 4 लिखना पड़ेगा एज कोएफिशिएंट। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 into 2 टोटल 8 हो गए, विच मीन्स यहाँ पर भी मुझे 8 लाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने बैलेंस कर दिया। 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो आगे से 2 लिख देती हूँ। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, बैलेंस हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ के साथ कवर करते जाएंगे, तो देख लेते हैं। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अभी आप लोगों को बताया था हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं उसको बर्न करने से पहले, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये लेयर क्यों बनी, बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी मच रिएक्टिव, सो इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। उसके साथ पहले से ही रिएक्ट करके बैठा हुआ होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम रब करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी हमने ये बैलेंस करा था इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ये फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए, इसके लिए मैंने एक क्लास ले रखी है जहां पर बेरियम की क्या वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की क्या है, सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ बता रखा है, और केमिकल फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे वो भी बता रखा है, तो उस क्लास को यार एक बार डेफिनेटली देख लेना। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 3।
क्या बना, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब बैलेंस करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेरियम बैलेंस्ड है, ठीक है। 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन ये बैलेंस नहीं है, इसको देखते हैं आगे। 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही है, तो आगे से 2 लिख देती हूँ, ठीक है। फिर SO4 का होल थ्राइस है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, तो इधर पर 3 लिख देती हूँ। अब देखो 3 बेरियम हो गए, तो यहाँ भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। सब कुछ बैलेंस हो गया है, वापस से काउंट करो। 3 बेरियम 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम और SO4 के 3 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी 3 आ गए हैं, तो बस बैलेंसिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, सोडियम और पानी की रिएक्शन हो रही है, Na प्लस H2O, ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक सोडियम ये है हमारे पास बैलेंस्ड। फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन 1 + 2 3 है यहाँ पर, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नंबर क्या है, इवन है और ये ऑड है, तो इसको हम इवन में चेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो कितने हो गए, अब 4 हो गए ना हाइड्रोजन, और इस 2 को मैं 4 बना सकती हूँ, सिंपली बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी? यहाँ पर 2 लिख के, तो बस मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, 2 सोडियम भी तो हो गए हैं ना, तो यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। सिंपली हो गया ये हमारे पास बैलेंस्ड। देखो यहाँ पर अच्छे से 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 + 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। अब यहां पर हमें स्टेट सिंबल भी मेंशन करने हैं, तो देखो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशंस जहां पर भी लिखा है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, ब्रैकेट में AQ लिखोगे। उसके बाद सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट लिखा, इन वाटर है विच मींस ये भी एक्वस है। फिर उसके बाद इनसॉल्यूबल, अब यहां पर देखो इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट बन रहा है। इनसॉल्यूबल का मतलब है कि प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद सॉल्यूशन बन रहा है सोडियम क्लोराइड का, सॉल्यूशन है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। बैलेंस कर लेते हैं, एक बेरियम है, ठीक है। 2 क्लोरीन है, यहां सिर्फ एक है, तो आगे से 2 लिख देती हूं। 2 सोडियम हो गए हैं, एक SO4 बैलेंस हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर यानी कि एक्वस है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, यानी कि ये भी एक्वस है, और बना क्या रहा है, देखो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी कि ये भी एक्वस है, और पानी बन रहा है। पानी तो लिक्विड होता है ना, तो यहां पर AQ मत लिखना, दिस विल बी लिक्विड यानी कि L। अब ये तो मुझे बैलेंस्ड दिख रहा है, एक सोडियम, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1 + 1 2, यहां पर भी 2, और एक क्लोरीन बैलेंस्ड है। तो बस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चंस है सारे कर लिए हैं इंटेक्स वाले। अलॉन्ग विद दैट जो प्रॉपर हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने स्टडी करा है। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, बेनिफिट मिला होगा आप लोगों को इस वीडियो से। सो डेफिनेटली यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।